हाँ जी, तो हम पिछली क्लास में हमने देखा कॉलम क्लासिफिकेशन का इंट्रो देखा था, जिसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के बारे में देखा। हमने PMEST का एक फॉर्मूला देखा, जिसमें हमने बताया कि P फॉर पर्सनैलिटी, M फॉर मटेरियल, E फॉर एनर्जी, T फॉर टाइम और S फॉर स्पेस होता है। हमने उसके लिए यूज़ करने के लिए भी हमने बताया कि हम उसको कैसे कैसे यूज़ करेंगे। उन सबको हम डिफाइन किया कि हमने इस तरीके से हम ना जा करके हम इस तरीके से जाएंगे। तो हम उसमें देखते जाएंगे कि T होता है, फिर S होता है, फिर E, M और P, ये सब हमने देखा। हम इसको इस तरीके से ना सॉल्व करके हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे किसी भी टाइटल में, तो हमारे पास चीज़ें बहुत ईजी होती जाएंगी। अगर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो चीज़ें डिफिकल्ट रहेगी। तो हम ये देखा था। हमने पिछली क्लास में देखा कि हमने पार्ट 1 देख क्या होता है, पार्ट 2 क्या होता है, पार्ट 3 क्या होता है। हमने देखा पार्ट 1 रूल पार्ट है, जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं। ये पार्ट 2 हम जो अब शुरू करने जा रहे हैं, जिसको हम शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। पार्ट 3 में हमने देखा कि कुछ हमारे पास एंशिएंट के कुछ बुक्स होती हैं, कुछ उनके नंबर्स प्री डिफाइंड नंबर्स हमारे पास बने हुए हैं, जो डॉक्टर एस आर रंगनाथ साहब ने जब कोडिंग की होगी तो अपने हिसाब से खुद बनाए होंगे। तो वो नंबर्स थे। अब हम देखेंगे कि इस बुक में मेन क्लासेस और उनको कैसे डिवाइड किया गया है, वो हम देखेंगे। जैसे कि ये बुक नंबर है, तो बुक नंबर का ये फॉर्मूला दे रखा है, और ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन सारे कोड्स को यूज करते हुए इस फॉर्मूले में सेट करके उसको बुक नंबर बनाना होता है। ये हम अगली क्लासेस में देखेंगे जब भी हम बुक नंबर बनाएंगे। अभी फिलहाल हम देखेंगे हमारे मेन क्लास के बारे में कि मेन क्लास क्या है। तो देखिए, ये मेन क्लास का जो ये पेज है, पेज नंबर 2.4, इस पे सारी मेन क्लासेस के बारे में दे रखा है। मेन क्लासेस जर्नल या यूनिवर्सल नॉलेज, लाइब्रेरी साइंस, बुक साइंस, जर्नलिज्म, ये सारी मेन क्लासेस हैं। ये मेन क्लासेस भी हैं और यही इस बुक के चैप्टर्स भी हैं। जैसे हम ज्योग्राफी से रिलेटेड हमारे पास कोई बुक आती है, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर कोई बुक आती है तो उस ज्योग्राफी के रिलेटेड बुक्स को हम यू में जाकर के, चैप्टर यू में जाकर के या मेन क्लास यू में जाकर के हम जब वहाँ देखेंगे और वहाँ देख करके हम उसका नंबर जो भी होगा उस बुक का, वो वहाँ से हम बनाएंगे। उसको बनाने के बाद में ये है। अब डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब ने कैसे डिवाइड किया सब्जेक्ट्स को, वो मैं बताता हूँ। डॉक्टर एस आर रंगनाथन साहब ने इसको एक ट्रायंगल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। उन्होंने पहला जो ट्रायंगल का एक ट्रायंगल की जो एक भुजा है, उस भुजा को इन्होंने नेचुरल साइंस नाम दिया। उस नेचुरल साइंस में इन्होंने A to लेकर के L तक जितने भी साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उन सारे साइंस के सब्जेक्ट्स को देखा। जैसे देखिए, मैं आपको इधर समझाता हूँ। इधर हम देखेंगे, इधर से दिख रहा है, इधर से दिखेगा। ये हमारे पास A नेचुरल साइंस, B मैथमेटिक्स, C फिजिक्स, D इंजीनियरिंग, ये सारे साइंस के सब्जेक्ट हैं। ये साइंस के सब्जेक्ट कहाँ है? M मेडिसिन तक ये साइंस के सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सेकंड जो एक भुजा है उसमें इन्होंने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को लिया है। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में हम देखेंगे यूजफुल आर्ट, फाइन आर्ट, ह्यूमैनिटीज, ये सारे ह्यूमैनिटीज में लैंग्वेजेस भी आती हैं, तो वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को ले लिया। फिर उसके बाद में इन्होंने एक भुजा में इन्होंने सोशल साइंस के सब्जेक्ट को लिया है। सोशल साइंस के सब्जेक्ट को देखिएंगे हम, जैसे एजुकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये यहाँ पे सोशल साइंस लिखा हुआ है। उसके बाद ये जितने भी सब्जेक्ट है वो सोशल साइंस के हैं। तो इन्होंने तीन इस त्रिभुज के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की है कि एक भुजा जो होती है वो तो सोशल साइंस की, नेचुरल साइंस की होती है, ये वाली भुजा सोशल साइंस की, और ये वाला ह्यूमैनिटीज का। ये वाली भुजा जो होती है वो A to L तक आती है। फिर सोशल साइंस की जो है वो T to Z तक आती है, और ह्यूमैनिटीज की जो है M to S तक आती है। अब हम देखेंगे इसके आगे कि इसको कैसे कैसे ये वर्क करती है हमारे पास। उससे पहले हमारे पास कुछ कॉमन चीजें हैं, उन कॉमन चीजों को हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, हमारे पास ये कॉमन आइसोलेट करके होता है। कॉमन आइसोलेट करके एक चैप्टर है। इस चैप्टर में हम देखेंगे हमारे पास बिब्लियोग्राफी है, टेबल है, फॉर्मूला है, एटलस है, एनसाइक्लोपीडिया है, हिस्ट्री है, बायोग्राफी है। तो देखिए, हम बायोग्राफी की बात करते हैं। बायोग्राफी कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, बायोग्राफी किसी की भी हो सकती है। अगर बायोग्राफी कोई साइंस का साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट की भी हो सकती है। अगर कोई सोशल साइंस में किसी ने अच्छा काम किया है तो बायोग्राफी उसकी भी हो सकती है। हम एग्जाम्पल्स हम ले, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की हम बात करें तो वो साइंस से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, साइंस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो उनकी बायोग्राफी साइंस में जाएगी। लेकिन बायोग्राफी वर्ड कॉमन है, बायोग्राफी किसी की भी हो सकती है, तो बायोग्राफी वर्ड को हम यहाँ से लेंगे। तो ये कॉमन आइसोलेट है। कॉमन आइसोलेट में वो चीज़ें आती हैं जो कॉमन होती हैं और जो किसी भी टाइटल के साथ ऐड हो सकती है, वो सारी चीज़ें यहाँ आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिलेबस की हम बात करते हैं, तो सिलेबस साइंस का भी हो सकता है, सिलेबस फिजिक्स का भी हो सकता है, सिलेबस हिस्ट्री का भी हो सकता है, सिलेबस हिंदी लिटरेचर का भी हो सकता है, इंग्लिश लिटरेचर का भी हो सकता है, सिलेबस किसी का भी हो सकता है।
तो वो जो सिलेबस किसी का भी हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे कॉमन चीज़ें हैं, जो सिलेबस टर्म कॉमन हो गई तो उसके लिए यहाँ कॉमन आइसोलेट यूज़ किया गया। तो ये कॉमन आइसोलेट वाली टेबल है जो सबके साथ काम में आती है और कॉमनली काम में आती है। इसको यूज़ करने के जो रूल्स है वो हम जब कॉमन आइसोलेट पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे। फिर हमारे पास आता है टाइम आइसोलेट। टाइम आइसोलेट में जितने भी हमारे पास टाइम डिवीजन होते हैं वो हमारे पास यहाँ दे रखे हैं। इन्होंने डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साहब ने टाइम को डिवाइड किया है। जैसे ए कोड दिया है बिफोर 9999 BC को, उसके बाद एजियोथिक, पैलियोजोइक, मीजियोजोइक, ये सारे इन्होंने टाइम डिवीजन दिया है। हमने एक टाइटल लिया था जिसमें हमने कहा था हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1947। अब हम ये 1947 के लिए मैंने कहा था, मैंने टाइटल बनाया, नंबर बनाया था N47, अगर आपको याद हो पिछली क्लास में हमने ये नंबर बनाया था। अब देखिए मैंने कहा था ये नंबर टाइम का है, तो ये नंबर टाइम का है तो हम टाइम आइसोलेट से बनाएंगे। टाइम का है तो कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देखिए जो 1900 वाली जो लाइन है, 1900 वाला जो कॉलम है, इस कॉलम में हमारे पास n लिखा हुआ है, मतलब 1900 से लेकर के 1999 तक का कॉलम n है। तो यहाँ हमने n यूज कर लिया और 947 का हमने 47 यूज कर लिया। अगर यहाँ पे यही चीज 1857 की क्रांति हो जाए या 1857 हो जाए तो 18 के लिए तो हमें m आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 18 के लिए m आ जाएगा और 57 का 57 डायरेक्ट आ जाएगा। ये टाइम डिवीजन है। और हम फर्दर जब टाइम डिवीजन को हम देखेंगे तो हम कैसे यूज करते हैं वो हम देख लेंगे। अभी फिलहाल हम इसका इंट्रोडक्शन ही चल रहा है तो वो देखते हैं। चौथा चैप्टर जो इसका आता है वो है स्पेस आइसोलेट। स्पेस आइसोलेट में भी जैसे मैंने इसी टाइटल में बताया था आपको कि ये इंडिया करके आपको दे रखा है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ये इंडिया करके आपको दे रखा है। अब ये इंडिया जो दे रखा है तो इंडिया का जो मैंने नंबर बनाया है ये 44। ये 44 नंबर कहाँ से मिला है मुझे, ये मुझे 44 नंबर मिला है इसी स्पेस आइसोलेट में। स्पेस आइसोलेट को डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। अगर कोई ज्योग्राफी पढ़ना जानता है या कोई ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है तो उसे ज्योग्राफी कैसे पढ़नी चाहिए और कैसे कैसे हमारा जो ज्योग्राफिकल डिवीजन हुआ है, या हम देखें पूरी दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं, कैसे कैसे कंट्रीज आई हैं, तो वो सब इस ज्योग्राफिकल डिवीजन में दे रखा है। देखिए एक नंबर पे इन्होंने वर्ल्ड को दिया, वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया हो गई कि एक नंबर पे पूरी दुनिया हो गई। फिर उसके बाद में जैसे जैसे इस दुनिया में एम्पायर्स आए, जैसे हमारे पास रोमन एम्पायर आए, ब्रिटिश एम्पायर आए, तो वो एम्पायर्स के बारे में इन्होंने बता दिया। फिर उसके बाद में इन्होंने जोन्स में डिवाइड किया, जोन्स में जैसे नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ये सारे जोन्स में डिवाइड कर दिया। फिर उन्होंने ओरिएंटेशन के हिसाब से डिवाइड किया है, जैसे साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये सारी ओरिएंटेशन के हिसाब से, मतलब जो दिशा है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया है। फिर इन्होंने मदर कंट्री से डिवाइड किया है। मदर कंट्री जैसे मैं इंडिया से रिलेटेड करता हूँ तो मेरी मदर कंट्री हो गई इंडिया, अगर कोई यूएसए से रिलेट करता है तो उसकी मदर कंट्री हो गई यूएसए, तो वैसे वो मदर कंट्री हो गई। फेवर्ड कंट्री, अगर मैं कोई इंडियन है, एनआरआई है, वो रहता तो इंग्लैंड में है लेकिन वो फेवर किसका ले रहा है, इंडिया का, तो वो उसकी फेवर्ड कंट्री हो गई। उसके बाद हमारे पास 4 नंबर पे एशिया है। एशिया के बाद में एशिया में सबसे बड़ी कंट्री चाइना, फिर ये कंट्रीज के नाम आ गए। कंट्रीज के बाद सेकंड फिर जापान, साउथ ईस्ट एशिया, इंडो चाइना, थाईलैंड, मलेशिया स्टेट्स जितने भी है, इंडोनेशिया, वो सब यहाँ आ गए। ये बर्मा जो कि पहले हुआ करता था, अभी म्यांमार करके जो है, ये देखिए 44 पे इंडिया है। तो 44 पे इंडिया जो मैंने ये 44 लिया था वो मैंने यहाँ से लिया था, इंडिया से, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे और भी स्टेट्स हैं। अब इंडिया को फर्दर इसने इन्होंने डिवाइड कर दिया, जैसे मद्रास, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, साउथर्न डिस्ट्रिक्ट्स, बॉम्बे, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स, ये सारा डिवाइडेड है। बड़ोदरा, पंजाब, ये सब इन्होंने डिवाइड कर रखा है। जब हम टाइम डिवीजन को और अच्छे से पढ़ेंगे तब हम और देख लेंगे कि ये टाइम डिवीजन्स आगे कैसे कैसे वर्क करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इस टाइम डिवीजन के बाद में हमारे अच्छा एक चीज़ और है कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साहब ने ऐसे नहीं कि सिर्फ कंट्रीज को डिवाइड किया, इन्होंने डिवाइड किया है। देखिए आप फॉरेस्ट एरिया को अलग डिवाइड किया है, तो फॉरेस्ट अगर कोई फॉरेस्ट आ जाए तो फॉरेस्ट के लिए अलग नंबर है, डेल्टा के लिए अलग नंबर है, कोई रिवर है उसके लिए अलग नंबर है, कोई वैली है उसके लिए अलग नंबर है, लेक के लिए अलग नंबर है, माउंटेन के लिए अलग नंबर है, सिटी या टाउन विलेज आ गया तो वहाँ के लिए भी अलग नंबर है। तो सबके लिए इन्होंने एक अच्छी व्यवस्था रखी है इसमें कि सबके लिए अलग अलग नंबर दे रखे हैं इसमें। और इन्होंने एक और सहूलियत के लिए इन्होंने यहाँ पर ये इंडेक्सिंग भी की है।
अगर आपको नंबर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, नंबर आपको मिल नहीं रहा है, तो आप यहाँ से भी जाके नंबर ढूंढ सकते हैं। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, हम देखेंगे इसमें, जैसे ये है इंडिया है। अब इंडिया हमें नहीं आता, ढूंढना नहीं आता, तो इंडिया के इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि 44 है, और अभी हमने देखा था कि इंडिया के लिए 44 भी दे रखा था। ऐसे ईरान है, ईरान का नंबर 646 है, वहां पे जाकर के हम ढूंढेंगे तो वहां पे भी 647 आ ही जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसमें देखेंगे, इसमें बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं। ये जितने नंबर्स दे रखे हैं ये सारे कंट्रीज के नाम है। अगर आपको वहां से नंबर नहीं मिलता तो यहाँ से भी मिल सकते हैं। फिर देखिए, ये हमारे पास एक और चीज आती है कि लैंग्वेजेस। कुछ लैंग्वेजेस जो हमारे पास है, जैसे कोई आर्टिकल, कोई बुक आई, वो बुक हिंदी में है, या हो सकता है कि वो बुक इंग्लिश में हो या कोई अदर लैंग्वेजेस में हो, तो उस लैंग्वेज को हमें जो उस लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का नंबर लाने के लिए हमारे पास ये लैंग्वेज आइसोलेट होता है। इसमें हमारे पास ये नंबर दे रखे हैं। इसमें हमारे पास, जैसे कि हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए 111 दे रखा है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए 152 दे रखा है। ये 152 हिंदी के लिए दे रखा है, 153 पंजाबी के लिए दे रखा है, 15 संस्कृत के लिए दे रखा है। तो ये सारे नंबर्स हैं। कैसे यूज करेंगे, जब भी हम यूज करते जाएंगे तो हम बताते जाएंगे कि इनको कैसे कैसे यूज करना है। लेकिन ये हमारा हुआ लैंग्वेज आइसोलेट। उसके बाद में अब हम शुरू करते हैं, यहाँ से हमारी शुरू होती है मेन क्लास। देखिए, ये हमारी मेन क्लास है, पहली मेन क्लास है। पहली मेन क्लास को हम कहते हैं जर्नल या मेन क्लास। जर्नल या मेन क्लास को समझने से पहले मुझे लगता है कि आपको लाइब्रेरी साइंस समझना चाहिए। लाइब्रेरी साइंस क्यों समझना चाहिए? क्योंकि आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपको लाइब्रेरी साइंस समझना चाहिए। अच्छा, मैं मेन क्लास का सबसे पहले इंट्रो देता हूँ आपको कि मेन क्लास होती क्या है, कैसे कैसे काम करती है, तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कोई मेन क्लास होती है, मेन क्लास में आपको दिख रहा होगा ये चैप्टर है, तो ये चैप्टर दे रखा होगा, जूम करो। देखिए, ये दिख रहा होगा, ये चैप्टर है, तो ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर है ये चैप्टर का नंबर है 92। ये चैप्टर का नाम है लाइब्रेरी साइंस। ये आपको दिख रहे होंगे। देखिए, ये तो होता है फॉर्मूला, जो हर मेन क्लास का एक अलग होता है। इसको हम कहते हैं फैसेट फॉर्मूला। इसको हम कहते हैं फैसेट फॉर्मूला। ये हर मेन क्लास का एक अपना एक अलग फॉर्मूला होता है। ये हम बिब्लियोग्राफी, इससे पहले हम जनरल या मेन क्लास जो मैंने कहा कि बाद में देखेंगे, उसका भी फॉर्मूला अलग है। ये लाइब्रेरी साइंस है, इसका भी अलग है। आगे हम आएंगे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सबका मेन क्लास का जो फॉर्मूला होता है, फैसेट फॉर्मूला, ये अलग होता है। अच्छा, ये क्या होता है? तो ये होता है कि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड अगर कोई बुक आएगी तो उस बुक को कैसे नंबरिंग करेंगे, वो हमारा दे रखा होता है इसी फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें जो है इन सब का यूज करते हुए नंबर बनाना होता है। अभी हमने बात, इससे पहले हमने बात करी थी PMEST की, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे P, जो कि मैंने बताया था कि यहाँ P आता है तो वो पर्सनैलिटी होती है। फिर मैंने बताया था कि M फॉर मटेरियल होता है, E फॉर एनर्जी होती है, 2P, ये 2P आ गया तो 2P होता है, दोबारा पर्सनैलिटी आती है, पर्सनैलिटी का सेकंड राउंड होता है। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और समझा देता हूँ जो कि हम देखेंगे ऐसे। PMEST, हम इनके बारे में बात कर रहे थे, तो इनके बारे में हमने देखा था कि ये होती है पर्सनैलिटी, ये होती है मटेरियल, एनर्जी, स्पेस और टाइम। अब हमने देखा था कि ये टाइम है। अब हमें टाइम का हमने टाइम आइसोलेट से निकाल लिया कि टाइम हम टाइम आइसोलेट से यूज कर सकते हैं, बट इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? किसी भी, जो हमने ये टाइटल बनाया था, एक V44 करके कुछ टाइटल बनाया था कि सर ये टाइटल बनाया था, इस टाइटल में ये जो है ये क्या है, तो इसको हम कहते हैं कनेक्टिंग सिंबल्स। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इसको हम ऐसे बना लेते हैं। यहाँ होता है कनेक्टिंग सिंबल, सिंबल्स। इट मीन्स उन सिंबल्स को यूज करते हुए हम इन सब चीजों को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। देखिए, इसको हम यूज करते हैं ऐसे,
उल्टा कॉमा लगाते हैं, अपोस्ट्रोफ इसको बोलते हैं, और ये उल्टा कॉमा होता है, इसको हम यूज करते हैं ऐसे। स्पेस को जब भी हमें यूज करना होता है तो हम डॉट लगा देते हैं, सिंपल डॉट, सिंपल डॉट लगा देते हैं, डॉट लगा करके हम यूज कर लेते हैं। एनर्जी को जब भी हमें यूज करना होता है तो एनर्जी को हमें जब भी यूज करना होता है तो हम एनर्जी के साथ कॉलन लगाते हैं। ये दो डॉट होते हैं, इनको कॉलन कहते हैं, इनको कहते हैं कॉलन। मटेरियल को जब भी हमें यूज करना होता है तो मटेरियल को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं सेमीकोलन, और फिर ये होता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के लिए कोई सिंबल नहीं होता है, पहले पर्सनैलिटी रखेंगे, पर्सनैलिटी के बाद में हमें मटेरियल अगर लगाना है तो उससे पहले हमें ये सेमीकोलन यूज करना पड़ेगा। फिर हमें मटेरियल के बाद में अगर हमें एनर्जी लगानी है तो एनर्जी लगाने के लिए हमें उससे पहले कॉलन यूज करना पड़ेगा। स्पेस हमें अगर कहीं किसी के साथ टाइटल के साथ कनेक्ट करना है तो उससे पहले हमें डॉट यूज करना पड़ेगा। और टी फॉर टाइम, टाइम अगर हमें यूज करना है तो उसके लिए पहले अपोस्ट्रोफ यूज करना पड़ेगा। अब आप यहाँ देखिए, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूले में 2 है, 2 तो हमारा मेन क्लास है, 2 हमारा मेन क्लास है। 2 के बाद पर्सनैलिटी है, जो मैंने बताया कि पर्सनैलिटी के लिए कोई सिंबल नहीं है, पर्सनैलिटी यही सब है, इन्हीं को यूज करेंगे। फिर उसके बाद देखिए मटेरियल, मटेरियल को यूज करने से पहले इन्होंने लगाया सेमीकोलन। मैंने बताया आपको कि एम मटेरियल है, मटेरियल को यूज करने से पहले सेमीकोलन लगाएंगे, तो ये सेमीकोलन हो गया। इस सेमीकोलन के बाद में हमने रख दिया मटेरियल को, ये मटेरियल रख दिया। फिर हमने इसी फॉर्मूले में हमें दिया हुआ है कि ई से पहले आपको कॉलन लगाना है, तो ई एनर्जी, एनर्जी लगाने से पहले मैंने यहाँ बताया कि कॉलन लगाना है, कॉलन यूज करेंगे। फिर उसके बाद 2p दे रखा है, 2p है सेकंड राउंड ऑफ पर्सनैलिटी, जो हम जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वो हम 2 सेकंड राउंड ऑफ पर्सनैलिटी हमारे पास आता जाएगा। अब देखिए ये मेन क्लास है, इस मेन क्लास में आपको कुछ डार्कन वर्ड्स दिख रहे होंगे, कुछ सिंपल है, ये डार्क है, ये सिंपल है, ये डार्क है, ये सिंपल है, तो ये है क्या, इनको ही डार्क क्यों किया है और इन बाकी सबको डार्क क्यों नहीं किया है, और ये इन्हीं के अंदर क्यों आ रहे हैं। जैसे 1 है तो ये 1 1 ही है, 1 3 है, 1 है, ये 1 वाली लाइन है, ये 2 है तो ये 2 वाली लाइन ही है, 3 है तो 3 वाली लाइन ही है। तो अब देखिए एक हायरार्की होती है, उस हायरार्की को हम समझते हैं। सबसे पहले एक हायरार्की होती है, उस हायरार्की में हम ऊपर ही ऊपर यूज, जो हायरार्की का ऊपर ही ऊपर टॉप लेवल होता है उसको कहते हैं मेन क्लास। ये हायरार्की का टॉप लेवल होता है, इसको कहते हैं मेन क्लास। इसके नीचे फैसेट्स आते हैं, इसके नीचे आते हैं फैसेट्स, फिर उसके नीचे आते हैं हमारे पास एरे। अब इसको समझिए कैसे क्या होता है। देखिए ये हमारे पास मेन क्लास है, हर मेन क्लास में ऐसा ही होता है, जो ऊपर ही उतर होता है इसको कहते हैं मेन क्लास। तो हमारे पास यहाँ मेन क्लास क्या हो गई, लाइब्रेरी साइंस। फिर उसके बाद में जितने ये ब्लैक वर्ड्स होते हैं, डार्कन ब्लैक वर्ड्स होते हैं, जो 1 2 3 4 ये जो यूज करते हैं, इनको कहते हैं हम फेसेट्स। और फिर उसके बाद में जो उनके अंदर होता है 1 1 2 1 3 1 3 2 3 4, ये एक फैसेट के अंदर बहुत सारे एरे हो सकते हैं। एक मेन क्लास के अंदर बहुत सारे फैसेट्स हो सकते हैं, एक फैसेट के अंदर बहुत सारे एरेज हो सकते हैं। तो हम इसको ऐसे देखेंगे, जैसे ये हमारे हो गए दादाजी, दादाजी के हो गए, दादाजी के बेटे हो गए, तो ये हो सकता है कि इनके 4 बेटे हों, और एक बेटे के, हम दूसरे वाली स्लाइड में देखते हैं, ये देखिए ये हमारे हो गए दादाजी, दादाजी के 4 बेटे हुए, A B C D, और एक के भी अलग अलग हो सकता है। तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया B1, ये हो गया B2। तो ये तो है मेन क्लास, ये तो है मेन क्लास। और इसके बाद में ये जो है, ये जो हमारे पास दिख रहे हैं आपको, ये है फैसेट्स, ये फैसेट्स हो गए। देखिए ये मेन क्लास है, ये मेन क्लास एक ही है, तो ये हमारे पास एक ही है। उसके बाद इस मेन क्लास में ये फैसेट हो गया, ये फैसेट हो गया, ये फैसेट हो गया, ये सब जितने डार्कन वर्ड्स हैं वो सारे फैसेट्स हो गए। तो ये हमारे सारे फैसेट्स हो गए।
फिर देखिए ये उन डार्कन वर्ड्स के अंदर की चीजें हैं, तो अंदर की सारी अलग अलग है, 1 1 1 3 1 4, ये उनका 1 तो कॉमन ही क्योंकि ये 1 के साथ है, ये 2 के साथ है तो उनका 2 कॉमन है, ये 3 के साथ है उनका 3 कॉमन है, और ये सारी चीजें हैं तो उसके साथ इनको कहते हैं हम एरे। इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे एरे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद शुरू करते हैं हम कि अब इस लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड अगर कोई हमारे पास बुक आती है तो हम उसको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फैसेट फॉर्मूला लिख लेते हैं। फैसेट फॉर्मूला इसका कहता है 2p मटेरियल एनर्जी इक्वल 2p। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले को समझने के लिए हमारे पास हमें कुछ एग्जांपल्स के बारे में देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं बात कर रहा था कॉलम क्लासिफिकेशन की, एक ये बुक है, इस बुक का ही हम बात करें, ये बुक लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है। तो कॉलम क्लासिफिकेशन की अगर हम इस बुक की बात करें तो इस बुक को कैसे बनाया जाएगा, तो देखिए ये टाइटल है कॉलम क्लासिफिकेशन, ये हमारा टाइटल है। ये हमारा टाइटल है। इस टाइटल को हमें बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये, किसी भी टाइटल को बनाने से पहले सबसे हमें ये देखना पड़ता है कि वो टाइटल किस मेन क्लास में जाएगा। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि वो टाइटल किस सब्जेक्ट का है, वो बुक किस सब्जेक्ट में जाएगी या किस मेन क्लास में जाएगी, तो हम उसको आगे नहीं प्रोसीड कर सकते, हम उसको बना ही नहीं सकते आगे। तो हमें उसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो किस मेन क्लास में जाएगा। अब जैसे कॉलम क्लासिफिकेशन की एक बुक है, तो ये बुक हमें समझ में आती है कि ये बुक कॉलम क्लासिफिकेशन जो है लाइब्रेरी साइंस में जानी चाहिए। जैसे ही हमें ये पता चल जाता है कि हम लाइब्रेरी साइंस में जानी चाहिए, तो हम लाइब्रेरी साइंस का ये वाला पेज ओपन करेंगे। इस बुक में जाकर के हम लाइब्रेरी साइंस का ये वाला पेज ओपन करेंगे। जब ये वाला पेज ओपन करेंगे तो इस वाले पेज में हम पाएंगे कि हमारे पास फैसेट फॉर्मूला दिया हुआ है। वो फैसेट फॉर्मूला में ये कहता है कि इस लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड अगर कोई बुक आती है तो उसको कैसे यूज करते हैं, तो वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। फिर हमारे पास हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर ये फॉर्मूला लिया, ये टाइटल लिया, ये टाइटल है। टाइटल क्या होता है, किसी भी पेज के जो ऊपर लिखा होता है, किसी भी पेज के जो ऊपर लिखा होता है वो हमारा टाइटल होता है। उस टाइटल को ही हमें आर्टिफिशियल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। अब हम देख रहे हैं कि कॉलम क्लासिफिकेशन क्या है। कॉलम क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है 2, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2, ये आ गया 2, क्योंकि ये बुक लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है तो हमने यहाँ लिख लिया 2। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या कहता है। इसका फॉर्मूला ये कहता है कि P पर्सनैलिटी, अब जो जितने भी ये डार्कन वर्ड्स है इनमें से होती है कोई भी एक पर्सनैलिटी। तो हम देखेंगे डार्कन वर्ड्स में ये 1 2 3 4 ऐसा कोई वर्ड आया है हमारे टाइटल में, ऐसा कोई वर्ड आया नहीं आया, ऐसा कोई वर्ड, तो ऐसा कोई वर्ड नहीं आया तो हमारी पर्सनैलिटी को हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमें यूज करना है मटेरियल के लिए इन्होंने दे रखा है कि सेम एज फोकाई पी फॉर द जर्नलिया बिब्लियोग्राफी का जो टाइटल है उसकी जो पर्सनैलिटी है ये हमारा वहाँ मटेरियल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई ये जो है टेबल, माइक्रोफिल्म्स, मैन्युस्क्रिप्ट, लैंग्वेज, यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड यूज हुआ है इसमें, ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं हुआ इसमें, तो हम इसमें से कोई यूज नहीं करेंगे। उसके वापस हम चलते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने क्या रखा है कि जर्नलिया बिब्लियोग्राफी के नीचे है E(2p) जो हमारा फॉर्मूला कहता है E(2p) ये वाला, तो E(2p) ये हमारे पास नहीं है, ये हमने ले ही लिया है, हमारे पास मटेरियल भी नहीं है,